हेलो बच्चों, मैं मनीष सिंह आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः वेलकम करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग वर्ग 17 में पढ़ेंगे अंतरा हैलोजन यौगिक के बारे में, या इसी को आप इंटर हैलोजन कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि अंतरा हैलोजन यौगिक या फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या कहलाता है। चलिए तो देखिए बच्चों, इंटर हैलोजन का मतलब है जब दो अलग अलग हैलोजन आपस में अभिक्रिया करती हैं तो वह या उस प्रकार का हैलोजन क्या कहलाता है, अंतरा हैलोजन यौगिक। समझ में आया बच्चों? जब दो अलग अलग हैलोजन आपस में क्या करती हैं, अभिक्रियाएं करती हैं, तो इस प्रकार के हैलोजन आपके कहलाते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए, तो बोलेंगे बच्चों जब दो भिन्न प्रकार के हैलोजन, जब दो भिन्न प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, हैलोजन आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो जब दो भिन्न प्रकार के हैलोजन आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं कॉमा, वह अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाता है। वह यौगिक क्या कहलाता है, अंतरा हैलोजन। तो बोलेंगे वह अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाता है, हैलोजन यौगिक कहलाता है, यौगिक कहलाता है। आए बच्चों बात समझ में? ठीक है, ये आपका हो जाएगा अंतरा हैलोजन यौगिक। अब देखिए अंतरा हैलोजन यौगिक को बच्चों इसे आप यक्स डैश से लिख सकते हो। ठीक है, एक अलग हैलोजन ये है और यह एक दूसरा हैलोजन। ठीक है, यक्स डैश, यक्स 3 डैश हो सकता है। इसका मतलब क्या अभी हम समझाते हैं, यक्स 5 डैश या यक्स क्या है बच्चों, 7 डैश। ठीक है, यह यक्स डैश वह होता है जिस हैलोजन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इसका आकार क्या होता है बच्चों, इसका आकार छोटा होता है। आकार क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। ठीक है, अगर इस यक्स डैश की बात करें बच्चों तो एक पॉइंट है बच्चों कि जो आपका यक्स डैश होता है इसकी विद्युत धनात्मकता क्या होती है, कम होती है। तो हम लिखेंगे इसका आकार भी छोटा होता है तथा इसकी विद्युत धनात्मकता क्या होती है, कम होती है। इसकी विद्युत धनात्मकता, इसकी विद्युत धनात्मकता क्या होती है बच्चों, धनात्मकता कम होती है, कम होती है। ठीक है, तो यह दो पॉइंट है। देखिए बच्चों, यह अलग अलग प्रकार की यौगिक बन सकता है। ठीक है, यह ट्राई हैलोजन भी बन सकता है, पेंटा हैलोजन भी बन सकता है, पेंटा हैलाइड भी, और यह हेप्टा हैलाइड भी बन सकता है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है बच्चों, यह ClF हो सकता है। इस तरह से एक हैलोजन बन गया तो ClF हो गया, या ट्राई हैलाइड भी मान लीजिए बना लिया ClF3। Cl क्या हो गया बच्चों, F3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस तरह की बात करें तो जैसे पेंटा हैलाइड में हो जाएगा, मान लीजिए Br अगर हम लेते हैं तो BrF5। ठीक है, पेंटा हैलाइड इसको बोलते हैं। और अगर हम 7 में लेते हैं तो हो जाएगा हमारा IF7। ठीक है, ठीक है, IF क्या होता है बच्चों, 7। एक चीज़ हमने ये देखा, तो जैसे जैसे आकार बढ़ते हैं वैसे वैसे परमाणुओं की संख्या भी क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन था तो 3 था, यहाँ ब्रोमीन था तो देखिए 5 हुआ, यहाँ आयोडीन था तो 7 हुआ। ठीक है, मेन जो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछता है वह स्ट्रक्चर या संरचना को लेकर, तो हम VSEPR थ्योरी के आधार पर आपको हम संरचना लिखना सिखाएंगे। ठीक है, किस किस प्रकार से संरचना लिखते हैं। तो यह था अंतरा हैलोजन यौगिक। जब दो भिन्न प्रकार के हैलोजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वह क्या कहलाता है बच्चों, अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाता है। जैसे यक्स डैश हो सकता है, एक यक्स ये दूसरा हैलोजन है, यक्स डैश दूसरा हैलोजन है। ये यक्स ट्रिपल डैश हो सकता है, यक्स 5 डैश हो सकता है, और ये 7 डैश हो सकता है। यक्स डैश वाले का आकार क्या होता है, छोटा होता है, तथा इसकी विद्युत धनात्मकता भी क्या होती है बच्चों, कम होती है। ठीक है, मतलब जो आपका ये देख रहे हैं इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे क्या आयोडीन है तो आयोडीन की विद्युत, यहाँ पे फ्लोरीन है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है बच्चों, ज़्यादा है। जबकि यहाँ पे आयोडीन है तो इसको विद्युत ऋणात्मकता क्या है यहाँ पे, कम है। ठीक है,
तो ये बात हो गई। अब हम समझेंगे बच्चों, कुछ हमने संरचना लिया है और उसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि संरचना किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे बच्चों अंतरा हैलोजन यौगिक की संरचना। तो अब हम बच्चों अंतरा हैलोजन यौगिक की संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके कुछ स्ट्रक्चर सीखेंगे और एक चीज़ मैं बता दूं कि यह संरचना ज़्यादा आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लास 11th में होता है, क्योंकि वहाँ पे आप VSEPR थियरी पढ़ते हैं। बट यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और आपको पूरा प्रयास करेंगे समझाने का कि, क्योंकि मैं पूरा VSEPR थियरी तो यहाँ नहीं पढ़ा सकता, बट मैं उसको पूरी तरह से समझाऊंगा कि उसके संरचना को आप कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर आपका संरचना क्लियर हो गया तो आप विश्वास करिए कि 2 से 3 नंबर आपका परीक्षा में क्लियर हो गया, ठीक है। 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए, तो अब देखिए अंतरा हैलोजन यौगिक की संरचना या स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे स्ट्रक्चर या इसी को आप बोलते हो संरचना, ठीक है। किस तरह से संरचना या स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। मेरा मेन मकसद था इस चैप्टर को पढ़ाने का, इस टॉपिक को, कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है, बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझना कैसे। देखिए फॉर एग्जांपल बच्चों हम बनाएंगे यहाँ पे ClF3 की संरचना, एक एक करके हम सबको देखेंगे। BrF5 की संरचना में बनाऊंगा, BrF5, ठीक है। तीसरा है बच्चों IF7 की संरचना बनाएंगे और नेक्स्ट है IF5 और IF7, ठीक है। इसकी संरचना को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ClF3 के बारे में देखेंगे, ठीक है। यह है बच्चों आपका ClF3। तो एक चीज़ पहले श्योर हो जाइए कि यह, इसमें एक होता है केंद्रीय परमाणु, जिसकी संख्या कम होती है वो क्या होता है बच्चों, केंद्रीय परमाणु, ठीक है। यह क्या, केंद्रीय परमाणु। तो क्लोरीन आपका यहाँ पे क्या है बच्चों, केंद्रीय परमाणु। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। केंद्रीय परमाणु ClF3 में कौन है बच्चों, तो आपका Cl। अब देखिए आपको पहले पता होना चाहिए कि क्लोरीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। एक तरीका और है बच्चों कि पहले आप 2, 8 और 7 लिख लीजिए, तो बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा तरीका कि क्लोरीन हैलोजन परिवार का तत्व है 17वें वर्ग का, और 17वें को 17 इस तरह से लिखते हैं, तो 7 ये लिखा है, तो इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, 7 होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो 7 बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है और ये दोस्ती कितने के साथ कर रहा है, 3 के साथ। तो 3 के साथ दोस्ती अगर करेगा बच्चों, 3 बॉन्ड मान लीजिए बनाए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अब कितना बचा बच्चों, 3 बचा, तो 7 में से 3 चला गया तो बचा 4। 4 का मतलब कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक लोन पेयर यहाँ बना सकते हो और एक लोन पेयर ये है। अभी आप ध्यान दीजिए, बस 2 लोन पेयर आपके पास है। कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड बनाए और 2 लोन पेयर आपके पास बचे हैं, मतलब इस तरह से संरचना बनेगी, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन देखिए एक चीज़ बच्चों, आप पढ़ते हैं VSEPR थियरी में, VSEPR थियरी इसको कहते हैं। इसका पूरा नाम है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप पढ़ते हैं बच्चों कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, और सबसे कम आपका बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, लोन पेयर क्या है और बॉन्ड पेयर क्या है। तो जो बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, वह आपका कहलाता है बॉन्ड पेयर। क्लियर है, ये इसी को बंधित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में, बंध बनाने में भाग नहीं लेता, उसको हम लोन पेयर या इसी को एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आया बच्चों या नहीं, मैंने क्या बोला, बॉन्ड पेयर वो होता है जो बंध बनाने में भाग लेता है इलेक्ट्रॉन, उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। और LP का मतलब क्या है बच्चों, लोन पेयर, जो भाग नहीं लेता बंध बनाने में, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो यह क्या होता है बच्चों, यह बंध बनाने में भाग लेता है। क्या करता है इलेक्ट्रॉन, इसके भाग लेते हैं, बनाने में भाग लेता है, ठीक है, पार्टिसिपेट करता है। उसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो बंध बनाने में, जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में क्या करता है, भाग नहीं लेता है, बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, ठीक है, नहीं लेता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू पहले आपको समझाते हैं बच्चों, ठीक है। कैसे होगा देखिए, सपोज करिए कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ अमोनिया का। ये NH3 है बच्चों, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिखते हो 2 और 5, तो 5 होते हैं।
तो 3 अगर हाइड्रोजन है बच्चों, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, 3 हाइड्रोजन है तो 3 के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन खर्च कर दे रहा है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन खर्च किया वो इसके बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन हुए, और जो 2 बच गए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 में से 3 चला गया, 2 बचा, तो 2 जो ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों यही कहलाता है आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन, जबकि ये आपका बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या है बच्चों, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन। तो एक सिंगल बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने हाइड्रोजन ने खर्च किया और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने, यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ भी वैसे, ठीक है। बट ये जो दोनों बच गए लोन पे इलेक्ट्रॉन है, क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन के पास बायोकोस में 7 इलेक्ट्रॉन था, 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कितना बचेगा, 4 का मतलब 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि पहली बात, एक एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझिए कि एक संरचना बननी चाहिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनना चाहिए, इस तरह से आप रखेंगे, बॉन्ड पेयर को अरेंज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बॉन्ड पेयर और कहीं पे भी लोन पेयर आप करते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, इस बात को समझिए। तो 3 आपके क्लोरीन, तो मैं एक क्लोरीन यहाँ लिखता हूँ बच्चों, ये आपका एक क्लोरीन हो गया, किसके साथ करा है, F के साथ, सॉरी। तो एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, क्योंकि देखिए सेंट्रल एटम आपका कौन है, केंद्रीय परमाणु कौन है, क्लोरीन, तो बचा 3 फ्लोरीन, तो 3 फ्लोरीन के साथ इसने बंध बनाया, 3 फ्लोरीन के साथ। अब जो इसके 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों, वह एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसका ये हो जाएगा और एक लोन पेयर इसका इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। ध्यान समझिए, आप बोलेंगे कि क्या सर हम ये जो दोनों लोन पेयर है क्या इन दोनों को यहाँ पे भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या होगा, दोनों लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन पाया जाता है, ठीक है, और रिपल्सन यहाँ पाया जाएगा। तो इस तरह से अरेंज करेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो यह आपको संरचना ऐसे बनी है, ठीक है। आपको इन दोनों लोन पेयर को नहीं देखना है, आपको केवल इन तीनों फ्लोरीन को देखिए। तो देखिए इस तरह से संरचना है, अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे बच्चों तो यह आपको टी आकार का दिखेगा, बिल्कुल टी आकार का। तो इसकी संरचना कैसी होती है बच्चों, टी प्रकार की संरचना होती है। कैसी संरचना, तो टी प्रकार या टी टाइप की संरचना आया बच्चों समझ में। आई होप आपको मैं समझाने में सफल हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो यह हमने देखा पहला। दूसरा देखते हैं बच्चों, BrF5 की संरचना देखते हैं किस प्रकार से बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं BrF5। BrF5 में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आपका बच्चों सेंट्रल एटम है, ब्रोमीन सेंट्रल एटम, ब्रोमीन होता है, ठीक है। जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन के बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ब्रोमीन हैलोजन परिवार का सदस्य है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो सभी 17वें वर्ग के तत्व हैं। तो 17वें वर्ग के जितने भी तत्व हैं सबके बाह्यकोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, यह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और एस्टाटीन होता है। तो सभी किस वर्ग के तत्व हैं, 17वें वर्ग के। तो 17वें वर्ग का तत्व है बच्चों, तो 17 को 1 और 7 लिखते हो। तो यह जो 7 है, 7 का मतलब क्या है कि सभी के बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 7 है बच्चों, 5 के साथ ये दोस्ती कर रहा है, इसका मतलब कितने बच गए इसके पास, ठीक है। इसका मतलब कितना बच गया इसके पास, तो इसके पास बच जाएगा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। फिर से समझिए, नहीं समझा तो 7 इसके पास इलेक्ट्रॉन था, 5 के साथ ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 लोन पेयर। तो 5 और 1 कुल कितना हो गया, 6। तो 6 के लिए संरचना बच्चों कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 और ये क्या होता है 6, ठीक है। तो देखिए 5 फ्लोरीन हो गया, तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन और ये 5 फ्लोरीन, ठीक है। अब देखिए एक लोन पेयर बच गया बच्चों, तो इस लोन पेयर को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से क्या करते हैं, लोन पेयर बनाते हैं। अब इन सभी को आप मिला दीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर यह फ्लोरीन नहीं होता तो आपको वर्ग दिखता, कैसा दिखता, इसको आप मत देखिए लोन पेयर को। तो अगर यह फ्लोरीन नहीं होता तो वर्ग दिखता, लेकिन इस फ्लोरीन के आने की वजह से यह अगर संरचना बच्चों आप मिला देंगे तो आपको पिरामिड जैसा दिखेगी। कैसे दिखेगी, पिरामिड। इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों, इसको कहा जाता है वर्गीय पिरामिड या स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर पिरामिडल, या इसी को आप बोलते हो बच्चों वर्गीय पिरामिड। क्या बोलते हो, तो इसी को आप बोलते हो वर्गीय पिरामिड, वर्गीय पिरामिड, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा कॉन्सेप्ट। तो ब्रोमीन के बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7,
5 के साथ इसने बॉन्ड बनाया तो बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर की तरह काम करेगा। बट इस लोन पेयर को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि इसका कोई एक पर्टिकुलर संरचना बन पाए, और अगर सबको आप मिला दोगे तो ये बन जाएगा। अगर ये 4 होता है तो बनता वर्ग, लेकिन 5 है इसलिए इसको बोलेंगे वर्गीय पिरामिड। इसी को आप बोलते हो बच्चों स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब तीसरा देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट बनाते हैं IF5 का स्ट्रक्चर। IF5 में देखिए आयोडीन बच्चों सेंट्रल एटम है, ठीक है। थर्ड इसी तरह हम इसको बनाते हैं। चलिए तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। थर्ड स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, आयोडीन है आपके पास तो आयोडीन लिख लीजिए। अब आयोडीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं IF5 की बात कर रहा हूँ, मैं IF5 संरचना के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आयोडीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। आयोडीन आपका वर्ग 17 का तत्व है तो इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है। चलिए 7 है तो इसने कितने के साथ बॉन्ड बना रखा है, 5 के साथ, तो 5 आप बना लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब क्या बचा बच्चों, 2 बचा। 2 को आप 1 मान सकते हैं, मीन्स 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 1 6। और जब भी 6 की बात आती है बच्चों तो इस तरह से संरचना बनता है। ठीक है, तो देखिए 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। फिर से समझिए, नहीं समझा तो आयोडीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 के साथ इसने फ्रेंडशिप किया, 5 के साथ बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, और उस 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। जितने फ्लोरीन थे सबको लिख लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब इसको मिला दीजिएगा। अगर 4 होता बच्चों तो स्क्वायर बनता, बट 5 है। इस लोन पेयर को आप नहीं देखेंगे, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, इसको मत देखिए, इसको देखना नहीं, मिटाइए मत, बट मत देखिए इसको। अब इन संरचना को अगर मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरह से वर्ग पिरामिड बनता है। इसलिए हम बोलते हैं बच्चों स्क्वायर पिरामिडल, या इसकी भी संरचना क्या बनेगा, तो आप लिखोगे स्क्वायर पिरामिडल, या इसी को बोलोगे बच्चों वर्गीय पिरामिड। स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों वर्गीय, और इसको लिखोगे आप पिरामिड। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से संरचना बनाते हैं। नेक्स्ट, अब लास्ट हम बात करेंगे बच्चों IF7 के बारे में, और IF7 की संरचना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं IF7 के बारे में। IF7 में आयोडीन आपका बच्चों केंद्रीय परमाणु है, तो ये बना लीजिए आप आयोडीन। अब कितने फ्लोरीन है, 7 फ्लोरीन। पहले आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आयोडीन बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, तो 17वें वर्ग का तत्व है तो 7 होगा बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन, और 7 के ही साथ बॉन्ड बना रहा है और किसी के साथ नहीं। तो सभी इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, खर्च हो गए, कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं बचेगा। क्लियर है। देखिए फिर से समझिए, आयोडीन बच्चों वर्ग 17 का तत्व है, और वर्ग 17 के तत्व है तो 7 बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे, और 7 के साथ बॉन्ड बना रहा है तो 1 2 3 4 5, और यह बना लीजिए बच्चों 2, और यह 6, और यह बना लीजिए 7। ऐसा हमने क्यों लिखा अभी समझ आएगा। तो एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, ये तीसरे के साथ बनाया, ये चौथे के साथ, और ये 5वें के साथ। यह एक और हमने लिख लिया 6वां, और एक लिख लिया 7वां। ठीक है बच्चों, तो आप जब इसको बनाते हैं स्ट्रक्चर ना, तो जब 5 को मिलाते हैं बच्चों तो इसको बोलते हैं पंचकोणीय। क्या बोलते हैं, पंचकोणीय। और 2 इस तरह से होता है बच्चों, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, PBP। इसी को बोलते हैं बच्चों, इसका नाम होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये इसी को आप बोलते हो बच्चों पंचकोणीय द्विपिरामिड। ये पंचकोणीय और यह 2 है, अगर सबको मिला दे तो पिरामिड जैसा दिखेगा, तो इसीलिए इसको कहते हो बच्चों पंचकोणीय द्विपिरामिड, पंचकोणीय द्विपिरामिड। ठीक है, पिरामिड। अगर मैं भी चाहूँ बच्चों तो सब कुछ पहले से कॉपी कर लो और उसके बाद आकर आपको बोर्ड पे समझा दो, बट वो मुझे पसंद नहीं। ठीक है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना। मुझे ये पसंद नहीं कि मैं पहले से सब कुछ कॉपी करूँ, आऊँ और आपको मैं थोड़ा थोड़ा लिख के केवल सबको समझा दूँ। ठीक है, तो चलिए इस तरह से मैंने बनाया संरचना। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आप विश्वास करिए बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, और इसमें से 1-2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। जब मैं 18वें वर्ग का तत्व पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उससे रिलेटेड भी जितने संरचना होंगी, XeF4, XeF6, XeO2F2, XeOF4, XeOF6, जितने भी संरचना बनेगी हाइड्रोजन से रिलेटेड तो हमने बता दिया,
वहाँ पे जितना भी बनेगा नोबल गैसेस से रिलेटेड उन सभी को भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।